नमस्कार भाइयों और बहनों। तो मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द क्विक लाइब्रेरी के मुंशी प्रेमचंद रेडियो सीरीज में। और आज आपके लिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई एक और बेहतरीन कहानी, प्रायश्चित। तो आज की कहानी है दो ऑफिस के कर्मचारियों की, मदारी लाल और सुबोध चंद्र, जो कभी कॉलेज में साथ साथ पढ़ा करते थे। और सुबोध ज्यादातर हर मामले में मदारी से आगे थे और शायद इसी वजह से मदारी लाल सुबोध बाबू से जला करते थे। तो अब मदारी लाल ऑफिस के बाबू हैं, पर सुबोध बोर्ड के सेक्रेटरी। तो खैर, मदारी लाल की वो जलन आज भी कायम है। तो इस कहानी में ये देखना दिलचस्प है कि क्या मदारी लाल सुबोध के लिए जाल बिछाते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, और क्या सुबोध बाबू को उन चालों से नुकसान होता है, और क्या आगे चलकर मदारी लाल सुधर जाते हैं। चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। दफ्तर में जरा देर से आना अफसरों की शान है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर से आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की। वो छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए, तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग पीला हो गया। वो कई मिनट तक आश्चर्यचकित हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वो कभी भी ना हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वो जगह दे दी थी। और सुबोध चंद्र वो व्यक्ति था जिसके नाम से ही मदारी लाल को घृणा थी। वो सुबोध चंद्र जो उनका सहपाठी था, जिसे जक देने की उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल ना हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। इतना ही मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था और मदारी लाल ने समझा था कि वहीं मर गया होगा। पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को अब उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? नहीं, कभी नहीं। वो आते ही अपनी पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय ना सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वो चिंगारी पड़ गई थी जो आज 20 वर्ष बीतने पर भी नहीं बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर एक बात में बड़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या और बुद्धि,
ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका ये अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उनके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब ये मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वो पुरानी फांस निकल गई। पर बुरा भाग्य, आज वो पुराना नासूर सद्गुण 30 और जलन के साथ खुल गया। अब उसकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है और विधि इतनी कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ, तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। सुबोध चंद्र वो आदमी नहीं है जो आपकी भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुराकर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 दिन में ही मालूम हो जाएगा। मैं तो अपने मुंह से किसी की शिकायत नहीं करता, बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रखिएगा। आदमी योग्य है, पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दंभी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रखा रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक ना ले, पर क्या मजाल कि कोई माथा दे कौड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा। और चपरासियों के तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो। और इस प्रकार से सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके 1 सप्ताह के बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहां कैसे आए? आज एक युग के बाद भेंट हुई। मदारी लाल बोले, यहां जिला बोर्ड के दफ्तर का हेड क्लर्क हूं। आप तो कुशल से हैं? सुबोध, अजी मेरी ना पूछो। बसरा, फ्रांस, मिस्र और ना जाने कहां कहां मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि काम कैसे चलेगा। मैं तो बिल्कुल कोरा आदमी हूं, मगर जहां जाता हूं सौभाग्य ही मेरे साथ जाता है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपये बना लाया और सबका सब उड़ा दिया। वहां से आकर कुछ दिनों कॉर्पोरेशन दफ्तर में मटर गश्ती करता रहा और अब यहां आया हूं, तब तुम मिल गए। उन्होंने क्लर्कों को देखकर पूछा, ये लोग कौन हैं? मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थीं। दुष्ट, 25,000 रुपये बसरे से कमा लाया, यहां कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी जमा ना कर सके। तभी बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, आपको सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ ही ये कष्ट किया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मुझे अपना अफसर नहीं बल्कि अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुरखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाकचतुर क्लर्क ने कहा,
हम सब तो हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट ना करेंगे, लेकिन हैं आदमी ही। अगर कोई भूल चूक हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा भी है। जहां रहा मातहतों से मित्र का सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों हैं ही किसी तीसरे के गुलाम। फिर रौब कैसा और अफसरी कैसी। हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले, तब आपस में बातें होने लगीं। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। अरे भाई, पहले सभी लोग ऐसी बातें करते हैं। हाँ, ये दिखाने के दांत हैं। सुबोध को एक महीना गुजर गया और बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से बहुत खुश हैं। वो इतना प्रसन्नचित है, इतना नर्म है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसकी जबान पर आता ही नहीं है और इंकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता। लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में खटकते रहते हैं। उसके विरुद्ध वो कोई ना कोई गुप्त षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल ना हुए। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, लज्जित होना पड़ा। वो चाहते थे कि भूसे में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। वो सुबोध से यूं तो हंसकर मिलते और यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते थे कि मानो उसके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में सब गुण थे, पर वो आदमी को पहचानना ना जानते थे और वो मदारी लाल को आज भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब उन्होंने कुर्सी को खाली देखा। सुबोध किसी काम से बाहर चले गए थे और उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे। ये उसी के दाम थे। ठेकेदार वसूली के लिए बुलाया गया था और आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा। सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर हैं? चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूली करने की खुशी में फूला हुआ जा रहा था। सामने वाली तामोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, अच्छा ये मिसिल ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया और जरा देर में लौटकर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में ना थे तो फाइल मेज पर रखाया हूं। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, कमरा छोड़कर कहां चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सबके सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छों अच्छों की नीयतें बदलते देखा है। इस वक्त हम सभी सहाय हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चूके। मनुष्य की यही प्रकृति है,
आप जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजों को बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टालकर कहा। चपरासी दरवाजे पर तो बैठा हुआ है। मदारी लाल ने झुंझलाकर कहा। आपसे मैं जो कहता हूं वो कीजिए। कहने लगे चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि मुनि है? चपरासी ही अगर कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी है तो 300 की। यहां एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारीलाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब चित शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिए और फिर आकर अपने काम में व्यस्त हो गए। अब सुबोध चंद्र कोई घंटे भर के बाद लौटे। तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई है? मदारीलाल ने खड़े होकर मृदु तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब भी कहीं बाहर जाएं, चाहे 1 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, तब दरवाजा बंद कर दिया करें। आपकी मेज पर रुपए पैसे और सरकारी कागज पत्र वगैरह बिखरे पड़े रहते हैं। ना जाने कब किस वक्त किसकी नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, इसलिए दरवाजे बंद कर दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं, इसकी खबर ही ना थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। अच्छा, रसीद की टिकट तो लाए हो ना? ठेकेदार, हुजूर रसीद लिखवा कर लाया हूं। सुबोध, ठीक है, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं खुश नहीं हूं। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में भी सफाई नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों के रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली। तब नोटों के पुलिंदे ना थे। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए हों। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पुलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं चला। अरे, ये नोट कहां चले गए? अभी तो मैंने यहीं रख दिए थे। जा कहां सकते हैं? और फिर से फाइलों को उलटने पलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले। पुलिंदों का अब भी कहीं पता नहीं। तब वो कुर्सी पर बैठकर इस आध घंटे में होने वाली घटनाओं की मन ही मन आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए। मुझे अच्छे से याद है। भला ये भी भूलने की बात है? और इतनी जल्द? मैंने नोट्सों को लेकर यहीं तो मेज पर रखा था, गिना तक नहीं। पर वकील साहब आ गए। पुराने मुलाकाती हैं। उनसे बात करते करते जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए। बस इतनी ही तो देर हुई और जब आया हूं तब पुलिंदे रखे हुए थे। खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट्स कहां गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में तो नहीं रख दिए? अरे, गए कहां? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए हों। यही बात है। मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। ऐसा सोचकर वो तुरंत दफ्तर में आकर मदारीलाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट उठाकर कहीं रख तो नहीं दिए? मदारीलाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर ही नहीं। अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर आए थे, तब आपको कमरे में ना देखा। जब मुझे मालूम हुआ कि आप किसी से बात करने चले गए हैं, तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं?
सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5,000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सर पीट कर कहा, पूरे 5,000? हे भगवान, आपने मेज पर ठीक से देख लिया? अजीब, 15 मिनट से तलाश कर रहा हूं। चपरासी से पूछ लिया कौन कौन आया था? अच्छा, आइए जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों को उलट पुलट कर देखा गया, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा कर ले गया। अब इसमें कोई शुबा ना था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग पीला हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय उन्हें कोई देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया, और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर ना हुआ था। मुझे तो यहां काम करते करते 10 साल हो गए हैं, कभी धेले की चीज भी गायब ना हुई। मैं तो आपको पहले से ही सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में होशियार रहिएगा, मगर शुद्धनी थी, ख्याल ना रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर ले गया। चपरासी का यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वो लाख कस्में खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता। यहां से तो केवल पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झांक कर वापस चले आए। सोहन लाल ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम रखा ही नहीं साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूं जो अंदर भी कदम रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप व्यर्थ में कस्में क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है क्या? मदारी लाल ने सुबोध के कान में कहा, अगर आपके बैंक में कुछ रुपए पड़े हों तो निकालकर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया है, पर उसके साथ अपमान क्यों हो? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में तो मुश्किल से 200-400 रुपए ही होंगे। रुपए होते तो क्या चिंता थी। समझ लेता जैसे 25,000 उड़ गए वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। यहां तो कफन को भी कौड़ी नहीं। फिर उसी रात सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की कोई और आड़ न थी। दूसरे दिन सुबह सवेरे चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी। वो घबराकर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर, बड़ा गजब हो गया। सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हां, आज सवेरे मालूम हुआ। पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी भी पड़ी हुई है? जी हां, अभी डॉक्टरी होनी बाकी है। बहुत से लोग जमा हैं? हां, सबके सब बड़े अफसर जमा हैं हुजूर। लाश की ओर ताकते तक नहीं बनता। कैसा भला मानुस हीरा आदमी था। सभी लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है, ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे हैं, पर बार बार दौड़कर लाश के पास आ जाती हैं। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखों को ना पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन हुए, पर सबसे कितना मेलजोल हो गया था। रुपए की तो कभी कोई परवाह ही नहीं की थी। उनका दिल दरिया था।
मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को ना संभाल लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आंखें फूलकर गूलर हो गई हैं। कितने लड़के बताए तुमने? हुजूर, 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूं, लड़की तो सयानी होगी। जी हाँ हुजूर, बेहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज गई हैं। नोटों के बारे में भी बातचीत हो रही होगी। जी हाँ साहब, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहन लाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपकी सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत छोड़कर गए हैं? हाँ, मालूम होता है। छुरी चलाते वक्त याद आई होगी कि सुबह में दफ्तर के लोग पकड़ लिए जाएंगे। बस कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? तुम्हें क्या ये मालूम होगा? हजूर, अब मैं क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वो और मैं एक साथ ही पड़े थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे 2 सगे भाई साथ रहते हों। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा ना कि अभी लाश की डॉक्टरी होगी। मुदा आप जल्दी चलिए, कैसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग तो आ गए होंगे? जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। क्या पुलिस ने मेरे बारे में भी उनसे कुछ पूछताछ की कि नहीं? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे तो उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें तुरंत बुलाकर कहा, आप अपना भी बयान लिखवा दें, और तो सबके बयान लिख चुका हूं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखवाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुभा होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए, आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहां तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी, और ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर कोई शुभा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह ना प्रकट किया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुणा विलाप सुनकर उनका कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का कोई दूसरा सोता खुल गया, और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वो उनकी ओर ना देख सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों से यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा?
लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द भी ना निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मेरे मुख में कालिख पुती जाती है, मेरा कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी ना था कि उसका ये फल होगा। वो केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उनका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को तो वो मझधार में छोड़कर चले गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में वो ये बात ठान चुके हैं, तो अपने पास जो कुछ भी था वो सब लाकर उनके चरणों पर रख देती। मुझसे तो वो यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। वो आप ही के मार्फत कोई महाजन से बात करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि मैं बता नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब जोर से हंस रहे थे। रोज की ही तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर हारमोनियम बजाया और तब कुल्ला करके लेटे। कोई ऐसी बात ना थी जिससे कि लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ ही घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएंगे? मेरे साथ खेले हुए हैं इस नगर में, मेरे साथ खेले हुए हैं इस नगर में, उनका सबसे परिचय है। रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में ये बात समाई और मैं नसीबो जली ऐसी सोई कि रात को मिनकी तक नहीं। मैं क्या जानती थी कि वो अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं का प्रवाह रोक न सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछ कर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। ये दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। वो तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है तो ये किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूं कि उस पापी को बचकर ना जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें, पर आपको देखकर उनका यह हौसला ना होगा। अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है? किससे अपना दुख कहें? लाश की भी ये दुर्गति होनी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें, साफ साफ कह दें कि मैं ही वो दुष्ट, वो अधम, वो पामर हूं। विधवा के पैरों में गिर पड़े और कहें, वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर भी फेर दो। पर जबान ना खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सर में ऐसा चक्कर आया कि वो जमीन पर गिर पड़े। और फिर तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई और अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि तभी मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? सुबोध मेरे भाई थे। जिंदगी में मैं उनके साथ कुछ सुलूक ना कर सका, पर अब
जिंदगी के बाद मुझे कुछ दोस्ती का हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रोकर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात तक पूछने ना आए कि जरा ढांढस होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन की क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्न दान दिया गया, मित्रों की दावत हुई, और ये सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्चे से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक ना सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक उर्ण नहीं हो सकेंगे। आपने हमारी पीठ पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की भी तो छां नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए, वहां देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूंगी। किसी ना किसी तरह विपत्ति के दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है? रामेश्वरी, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे ना पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए पर अभी छत पड़ने की नौबत नहीं आई। मदारी लाल, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती का ही सहारा है? विधवा, जमा तो एक भी पाई नहीं है भैया जी, उनके हाथ में रुपए रहते ही नहीं थे, बस वही खेती का सहारा है। मदारी, तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो? रामेश्वरी, और कर ही क्या सकते हैं भैया जी, किसी ना किसी तरह जिंदगी तो काटनी है ही। बच्चे ना होते तो मैं तो जहर खा लेती। मदारी, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। विधवा, उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो बिना कुछ लिए दिए विवाह कर लेंगे। मदारी ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे मानेंगी आप? रामेश्वरी, भैया जी, आपकी सलाह नहीं मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन? मदारी, तो आप अपने घर जाने के बदले मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहेंगे वैसे आपके भी रहेंगे, आपको कष्ट ना होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो गईं। बोली, मगर भैया जी सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर कहा, मैं कुछ ना सोचूंगा और ना ही कोई उज्र सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते? सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र न सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर चलते हैं। मदारी लाल इस सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं।
तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको ये कहानी और क्या सोचना है आपका? क्या मदारी लाल का सुबोध बाबू के परिवार का खर्चा उठा लेने से प्रायश्चित पूरा हो जाता है? क्या मदारी लाल को सुबोध बाबू के परिवार को सच बता देना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो मुझे दीजिए इजाज़त और जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार।